हेलो एवरीवन, लीगल बज़ now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। लीगल बज़ रिवीजन रोज में आज CRPC 9073 से हम फिर से कुछ लेकर आए हैं, जिसमें हम फटाफट कहीं से भी कुछ भी एलिमेंट्स लेकर आते हैं और उनको रिवाइज करते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर कुछ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टर्म है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब ये जान लें कि कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी जो राज्य सरकार संबंधित है उसकी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ ध्यान रखें, सेक्शन 20 जो है CRPC का वो इस बारे में बात करता है, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में सेक्शन 20 एक्सप्लेन करता है। राज्य सरकार के द्वारा महानगर क्षेत्र, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में महानगर क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि जिस क्षेत्र की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है उन एरियाज़ को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी महानगर क्षेत्र घोषित कर देती है। तो उन महानगर क्षेत्रों में जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी होते हैं वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, यानी महानगर क्षेत्रों में ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। उसी तरह से जो ज़िले होते हैं उनमें उन कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनमें से किसी एक को जो है DM नियुक्त किया जाता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर भी कहते हैं। यानी महानगर क्षेत्र में तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। उसी तरह से हमारे जो ज़िले हैं उनमें DM नियुक्त किया जाता है, यानी जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट के क्षेत्र में आते हैं, सेक्शन 20 में आते हैं। तो ये याद रखना है आपको। उसी तरह से DM से निचले स्तर पर होता है ADM, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। ये भी जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आता है और ये भी राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं जिनकी आबादी, महानगर क्षेत्र मतलब जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है। उसी तरह से जिलों जो होते हैं, हमारे ज़िले होते हैं, उनमें DM नियुक्त किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। उसी तरह से ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये भी जितने चाहे सरकार जो है अपनी आवश्यकता अनुसार अधिसूचना के द्वारा जो है अपॉइंट करती है। तो ये याद रखें आप, सेक्शन 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहाँ नियुक्त किए जाते हैं और किस प्रकार से कितने नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये सब आपको सेक्शन 20 एक्सप्लेन करता है CRPC का। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा एक महत्वपूर्ण टर्म, कई बार पूछा जाता है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, मान लीजिए महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्या वहाँ पर किसी पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। तो यस, CRPC उसको पावर देती है कि महानगर जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर पुलिस आयुक्त को भी जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति दी जा सकती है, यानी पुलिस आयुक्त भी उस पद पर रहकर कार्य कर सकता है, अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब राज्य सरकार की पावर है सेक्शन 20 में। तो आप याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि क्या पुलिस आयुक्त को महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। तो यह सेक्शन 20 एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण टर्म हुए। नेक्स्ट टर्म है CRPC में लोक अभियोजक, जो है हमने सेक्शन 24 में पढ़ा था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पर अब पूछा जाता है कि जो CRPC में लोक अभियोजक वर्ड है, जो लोक अभियोजक पद है, वो कब जोड़ा गया था। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1978, इसको आप अच्छे से समझ लें। CRPC संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से CRPC में सेक्शन 24 में लोक अभियोजक जोड़ा गया था। नेक्स्ट टर्म है विशेष लोक अभियोजक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करके पढ़ा था, सेक्शन 24 का सबसेक्शन 8 CRPC, धारा को याद रखें, सेक्शन 24 का सबसेक्शन 8 विशेष लोक अभियोजक, जो विशेष मामलों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अपनी ओर से अभियोजन कार्रवाई के संचालन के लिए, तो वो विशेष लोक अभियोजक कहलाता है। तो ये विशेष मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो विशेष लोक अभियोजक अपॉइंट किए जाता है जो व्यक्ति, उसको क्या अनुभव होना चाहिए। तो उसे अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का जो है विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए। तो ये याद रखना है आपको महत्वपूर्ण, कि विशेष लोक अभियोजक जो है उसके लिए कितना अनुभव होना चाहिए। तो 10 वर्ष का जो है अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट
काफ़ी बार पूछा जाता है चैप्टर से कि पावर ऑफ कोर्ट्स यानी दंड न्यायालयों की शक्ति कहाँ पर बताई गई है सीआरपीसी में। तो आपको याद रखना है चैप्टर 3 में बताई गई है, अध्याय 3 में पावर ऑफ कोर्ट्स बताया गया है। और कहाँ से, सेक्शन 26 से 35 तक, यानी पावर ऑफ कोर्ट धारा 26 से 35 में बताई गई है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 सेक्शन 26 से 35 दंड न्यायालयों की शक्ति। अब कई बार पूछा जाता है कि आईपीसी में मान लीजिए किसी क्रिमिनल ने ऐसा क्राइम किया है जो आईपीसी में जो दंड दिए गए हैं उससे पनिशेबल है, तो उसका विचारण किन न्यायालयों के द्वारा किया जा सकता है। यानी किसी क्रिमिनल ने आईपीसी के अगेंस्ट रहकर, यानी आईपीसी में जो दंडनीय अपराध बताए गए हैं तो उनके अगेंस्ट रहकर कोई क्राइम किया है, तो विचारण किन न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी सीआरपीसी बताती है कि इनका विचारण पहला हाई कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा, और तीसरा अन्य न्यायालय के द्वारा। ये 3 टर्म्स बताए गए हैं, हाई कोर्ट, सेशन और अन्य न्यायालय। अन्य न्यायालय मतलब जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में बताए गए हैं, जहां आप देखेंगे कि वहां पर न्यायालयों की लिस्ट है अन्य न्यायालयों में, कि भैया इनके द्वारा अपराधों का विचारण किया जा सकता है जो आईपीसी के अगेंस्ट किए गए हैं। तो याद रखें कि आईपीसी के अगेंस्ट कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो उस क्रिमिनल को जो है हाई कोर्ट के द्वारा पनिशेबल किया जाएगा, उसका ट्रायल चलाया जाएगा। उसी तरह से सेशन कोर्ट के द्वारा चलाया जा सकता है, या फर्स्ट शेड्यूल जो सीआरपीसी का उसमें बताए गए न्यायालयों के द्वारा। नेक्स्ट टर्म आ रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज जो है कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हम बता दें आपको, हमारे दंड देने की शक्ति किन किन में होती है, हाई कोर्ट में, सेशन में, एडिशनल सेशन जज में और असिस्टेंट सेशन जज में। तो ये सब जो है क्रिमिनल को जो है पनिशमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें हमारे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट जो है किसी भी क्रिमिनल को विधि द्वारा प्राधिकृत जो भी दंड दिया जा सकता है वो दे सकता है, चाहे वो मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो या अन्य सजा के कारावास में दंड हो। तो वो हाई कोर्ट तो ये कोई भी दंड दे सकता है। लेकिन सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इनकी धारा को याद रखें 28(2), याद रखें 28(2) में सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, यानी सेशन जज और एडिशनल सेशन जज का मतलब होता है अपर सेशन न्यायाधीश, जो है विधि के द्वारा ये भी कोई भी प्राधिकृत दंड दे सकते हैं। लेकिन जब ये डेथ पनिशमेंट किसी क्रिमिनल को देंगे तो उसकी पुष्टि के लिए इन्हें हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि करवानी होगी। तो ये याद रखें आपको। उसी तरह से हमारा एक और है असिस्टेंट सेशन जज जो है 28(3) में। तो 28(3) में जो असिस्टेंट सेशन जज है वह 10 ईयर तक का किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट दे सकता है कारावास का। तो ये याद रखें 28(2) में तो हो गया हमारा सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, और 28(3) में हमारे हो गए असिस्टेंट सेशन जज। तो ये कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, तो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज तो कोई भी दंड दे सकते हैं, लेकिन डेथ पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड जो दिया जाएगा उसकी पुष्टि हाई कोर्ट से करानी पड़ेगी। और असिस्टेंट सेशन जज जो है वह 10 ईयर तक का दे सकता है और हाई कोर्ट कोई भी दंड दे सकता है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट टर्म है जेएम सेकंड, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। मान लीजिए इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके पास कोई क्रिमिनल आया, उसने कोई छल का अपराध किया है, तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने 1 वर्ष का उसको पनिशमेंट दिया कारावास का और फाइन लगाया 1000 रुपये का। अब मान लीजिए उस क्रिमिनल ने फाइन नहीं चुकाया तो उसके अतिरिक्त उसको एडिशनल कारावास भुगतना होगा। तो यहाँ पूछा जाता है कि जो एडिशनल कारावास जो 1 वर्ष के अलावा है वो कितना भुगतेगा। तो यह भी एक्सप्लेन करता है आपको सीआरपीसी का सेक्शन 31(b). वहाँ पर बताया गया है 1/4 से अधिक नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ 1 वर्ष का जो पनिशमेंट किसी क्रिमिनल को दिया गया है और 1000 रुपये का फाइन लगाया गया है, तो 1000 रुपये का फाइन उसने चुकाया नहीं है तो उसको अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा 1 वर्ष के अतिरिक्त। तो 1 वर्ष यानी 12 माह, तो इसका 1/4 कितना हुआ, 3 मंथ, यानी 3 माह का जो है उसको एडिशनल जो कारावास भुगतना होगा। तो ये याद रखें जो सेक्शन 30 है, धारा 30 का उपधारा 1 और बी
सेक्शन 31B ये बताता है आपको। तो आप याद रखें कि मान लीजिए जो है कारावास 1 वर्ष का दिया जाता है और फाइन भी लगाया जाता है और फाइन नहीं चुकाया जाता है तो उसको कितना कारावास भुगतना होगा एडिशनल, तो वह हमेशा 1/4 से ज़्यादा का नहीं होगा, यानी 1/4 से, यानी मूल जो कारावास है, मूल दंड के रूप में जो कारावास है उसके 1/4 से अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म है किशोर अपराधियों का विचारण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें CRPC की धारा 27। न्यायालय में हाजिरी के वक्त, अब मान लीजिए किशोर अपराधियों का विचारण तो हमने बता दिया कि सेक्शन 27 में है। तो किशोर अपराधी क्या होते हैं? जब न्यायालय में किशोर अपराधी यानी किसी अपराधी को लाया जाता है जब उसकी उम्र 16 वर्ष से कम की बात की गई है, यानी 16 वर्ष से कम उस अपराधी की उम्र है उस वक्त जब न्यायालय में वह हाजिर हुआ, तो उसे किशोर अपराधी कहा जाता है सेक्शन 27 के अंतर्गत। और इसका विचारण कौन करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM जो है किशोर अपराधियों का विचारण करते हैं जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम होती है, या बालक अधिनियम 1860 के द्वारा इसका विचारण किया जाता है, या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए अगर कोई अन्य लॉ में कोई न्यायालय बनाया गया है तो उसके द्वारा। तो ये 3 टर्म है, CJM के द्वारा, या बालक अधिनियम 1860 के द्वारा, या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए अन्य लॉ में कोई अगर न्यायालय बनाया गया है तो उसके द्वारा। तो ये सेक्शन 27 एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट टर्म है सेक्शन 27 से पूछा जाता है किसके अंतर्गत किशोर अपराधी, मतलब जो न्यायालय के समय जिनका विचारण जो है CJM के द्वारा किया जा रहा है या बालक अधिनियम 1860 के द्वारा किया रहा है, तो वहाँ पर जो अपराधी लाया जा रहा है 16 वर्ष से कम का, तो वह ऐसा क्राइम न किया हो उसने जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय हो, यानी ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। ऐसा अपराध है तो फिर ऐसा इस कंडीशन में ये इनके द्वारा इनका विचारण नहीं किया जाएगा, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये याद रखें कि जब किशोर अपराधी का विचारण का मतलब है किशोर अपराधी का विचारण CJM या बालक अधिनियम, जहाँ ऐसा अपराधी लाया गया है जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है और जिसने मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय कोई क्राइम नहीं किया हो। तो ये याद रखें सेक्शन 27 के अंतर्गत। लास्ट में रिवीजन डोज में चलते चलते दांडिक क्षेत्राधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे। दांडिक क्षेत्राधिकार यानी दंड के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है न्यायालयों के, जिसमें सेक्शन 28 है हमारा दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश यानी जो हाई कोर्ट है वह सेशन और न्यायालय है वो कितना दंड दे सकते हैं, उनकी दंड देने की शक्ति क्या है, तो उनके क्षेत्राधिकार के बारे में सेक्शन 28 में बताया गया है। उसी तरह से सेक्शन 29 जो है उसमें बताया गया है मजिस्ट्रेट की दंडादेश की शक्ति। 30 में जो है अगर मान लीजिए किसी क्रिमिनल को जुर्माना पे नहीं करता है तो अतिरिक्त कारावास का दंड जो है उसके बारे में प्रोविज़न है, उसके बारे में क्षेत्राधिकार है। उसी तरह से सेक्शन 31 में एक ही विचारण में कई अपराध के लिए किसी अपराधी का विचारण, यानी एक ही ट्रायल में अलग अलग क्राइम का, यानी किसी अपराधी ने अलग अलग क्राइम किए हैं तो उसका एक ही विचारण में जो है विचारण किया जा रहा है, यानी ट्रायल लिया जा रहा है, तो उसके बारे में प्रोविज़न है। तो ये दांडिक क्षेत्राधिकार सेक्शन 28, 29, 30, 31 में बताए गए हैं, जिसको हम एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि दांडिक क्षेत्राधिकार कहाँ है, तो सेक्शन 28, 29, 30, 31 में। तो इस तरह से आज लीगल बज रिवीजन डोज में हमने काफ़ी एलिमेंट्स थे जो जिनको समझा, जाना, सीखा और रिवाइज किया। तो आज के लिए लीगल बज रिवीजन डोज में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।